हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त है। देखिए यहाँ पर SSCGL प्री 2024 की मतलब जो 36 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। हम अब तक इनके मतलब जो 9 तारीख और 10 तारीख को जो पेपर हुए थे उनका सोल्यूशन कर लिया अपन ने। 3 शिफ्ट में हुए थे। 11 तारीख को जो आपके 3 शिफ्ट हुई थी उसके लास्ट शिफ्ट का आज अपन सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो देखिए हर एक शिफ्ट को जो पेपर है उसको अच्छे से सोल्व करवा रही हूँ, एक इजी वे में सोल्व करवा रही हूँ। तो आपको हर एक वीडियो को देखते हुए चलना और अच्छे से समझते हुए मेरी क्लास को देखना है। ठीक है। तो देखिए आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका। उस त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार कीजिए जो आर पर समकोण है, जिसमें पी क्यू इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर इक्वल टू थीटा है। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दे रखा है कि क्या है, पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है। ऐसे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा ठीक है, मैं पी बना देती हूँ इसको, समकोण पी क्यू आर। ठीक है। उसके बाद में इसने दे रखा है पी क्यू कितना है, 29 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है आपका, अच्छा आर पर है ये समकोण पी क्यू आर। ठीक है। ये क्या है, पी क्यू आपको कितना दे रखा, 29 सेंटीमीटर। क्यू आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। देखो मैंने पी क्यू को 29 कैसे लिया, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29 का। ठीक है। तो 29 सबसे बड़ी भुजा होगी, मतलब यही होगा आपका कर्ण। ठीक है। तो देखिए इसमें करना है अपन को, ये कितनी हो जाएगी आपकी, 20 हो जाएगी। इसने और क्या दे रखा है, क्यू क्यू जो है क्यू कोण वो कितना है, इसने थीटा दे रखा है। ठीक है। अब आपको बताना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से इसके सामने थीटा सामने देखेंगे तो ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा और ये कर्ण बन जाएगा। ठीक है। कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है 21 बटे कर्ण कितना 29, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर बटे 29 का, मतलब 20 बटे 29 का होल स्क्वायर करो। ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441 और नीचे आपके दोनों में 29 का स्क्वायर आएगा कितना, 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो कितना आ जाएगा आंसर, 41 बटे 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, P और Q दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा विस्तारित PQ से A पर मिलती है तो A PQ को विभाजित करता है। आपको बताना है कि आंतरिक रूप से 7:3 के अनुपात में विभाजित करता है, बाह्य रूप से इस अनुपात में। आपको इस ऑप्शन से बताना है। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दो वर्त है। ठीक है। ऐसे दो वर्त है, एक की जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब बाह्य रूप से एक क्या उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा PQ, ऐसे एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा बनाई गई है। ठीक है। PQ से A पर मिलती है। P और Q तो क्या है, दोनों वर्तों के केंद्र है P और Q। ठीक है। ऐसे एक उभयनिष्ठ रेखा बनाई गई है, वो क्या करते हैं P और Q से कहां पे मिलेगी, ये मिलेगी देखो ऐसे जाके यहाँ पे मिलती है। इस पॉइंट को नाम दिया है इसने A नाम दिया है। ठीक है। अब आपको पता करना है कि जो A है वो PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आपको यहाँ से यहाँ AQ और AP का रेशो बताना है। देखिए यदि ये वाली रेखा यहाँ पे कहीं पे मतलब मिलती है, ये पॉइंट A P और Q के बीच में होता है तो वो क्या होता है आपका आंतरिक रूप से विभाजित होता है। लेकिन ये A है वो क्या है इस लाइन पे PQ लाइन पे नहीं है, बाहर है, तो इसको ये क्या हो जाएगा आपका बाह्य रूप से विभाजित होगा। तो देखिए सबसे पहले तो अपना बाह्य रूप से दो ऑप्शन दे रखे हैं, अपन को देखना है कि किस अनुपात में। देखिए ये वाला कोण मैं आपको थीटा मान लेती हूँ। ठीक है। और जो ये लाइन होती है ये क्या है आपकी 90 पे क्या करेगी, इसको जो स्पर्श रेखा होती है ना
वो त्रिज्या से क्या करती है 90 पे मिलती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज, इसको मैं एम नाम दे देती हूँ, इसको एन नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज पी एम ए, ठीक है, ये आपका सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज क्यू एन ए के। क्यों, क्योंकि देखिए जो पी एम ए है उसमें ये वाला कोण थीटा और क्यू एन ए है उसमें एक कोण तो आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया थीटा। ठीक है, इसका ये कोण 90 और इसका ये कोण 90। ठीक है, और यदि दो कोण आपकी यहाँ पे बराबर आ रहे हैं तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, अपने आप ही बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा नियम लग जाएगा इसमें, त्रिभुजों के समरूपता का नियम लग जाएगा। तो त्रिभुज पी एम ए समरूप हो जाएगा आपके किसके, त्रिभुज क्यू एन ए के। ठीक है, तो देखिए यहां से अपन इसको करेंगे, अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, अपन को निकालनी है एपी अनुपात ए क्यू निकालना है। ठीक है, एपी अनुपात ए क्यू निकालना है। तो देखिए एपी अनुपात ए क्यू, एपी अनुपात ए क्यू। ठीक है, अपन को वैल्यू किसके दे रखे, पीएम, पीएम अनुपात क्यू एन हो जाएगा। ठीक है, भैया आपका क्या होता है, समरूपता का नियम लग गया। तो देखिए ये निकालना, पीएम अपना कितना है, पीएम है 7 और क्यूएन कितना है 3। तो एपी अनुपात ए क्यू कितना हो जाएगा आपका 7:3 के अनुपात में जो ए है वो इसको पी क्यू को भी विभाजित करेगा। और कैसे करेगा, बाह्य रूप से। तो बाह्य रूप से करेगा 7:3 के अनुपात में। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नंबर 3, 30 छात्रों वाली कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है। तो कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन देखो अपन कैसे करते हैं। मैंने मान लिया कि पूरी कक्षा का जो औसत है ना, वो मैंने मान लिया 62 है, मैंने अपनी तरफ से माना है 62। तो देखिए इन 12 छात्र, देखो यदि सब छात्रों का इस औसत स्कोर इन 12 का भी 62 है, उन 18 का भी बच्चे पूरे मतलब 30 है ना, उनमें 18 का 62 होता, पूरी कक्षा का औसत स्कोर भी कितना हो जाता, 62 हो जाता। लेकिन देखो इसमें क्या बोल रहा है, 12 छात्रों का औसत स्कोर तो 62 है, लेकिन बच्चे कितने 18 छात्र, 18 छात्रों का औसत स्कोर कितना है 74 है। तो देखिए एक मतलब 18 छात्र है, मैंने सबका कितना माना है 62 माना है। ठीक है, मतलब इन 18 का भी मैंने कितना माना है 62 माना है। तो देखिए 62 से 74 कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। और कितने मतलब एक छात्र का स्कोर कितना 12 ज्यादा है, 12 है। मैंने मान लिया कि 12 छात्रों का जो स्कोर है वो 62 है, औसत है वैसे मान लो 62 है। ठीक है, और मैंने मान लिया कि इन 18 का भी जो मार्क्स आए हैं ना वो कितने आए हैं 62 ही आए हैं। तो देखिए पूरी कक्षा का औसत 62 हो जाता। ठीक है, लेकिन देखिए इन 18 के तो कितने आए हैं 12 ज्यादा आए हैं मार्क्स, 12 ज्यादा है, कितने स्टूडेंट्स के आए हैं 12 ज्यादा 18 के, तो इतने मार्क्स ज्यादा आए हैं ना। ठीक है, इतने मार्क्स क्या है ज्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, देखो 62 अपने पूरी कक्षा का माना था। ठीक है, अब देखो इतने मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, इन ज्यादा मार्क्स का क्या करेंगे, अपन जितने भी छात्र है पूरी क्लास में उनमें सब में डिवाइड कर देंगे इनको। ठीक है, तो देखो एक छात्र के यदि 12 नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो 18 के इतने ज्यादा हो जाएंगे, और ये ज्यादा नंबर आ रहे हैं उनको क्या कर दो पूरी कक्षा के अंदर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब अपने पास आ जाएगा कि पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना हो जाएगा 62। तो अपन ने माना है, देखिए इतना और बढ़ेगा। इसको जब अपन करते हैं तो देखो 3 से काटते हैं 10 और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 18 चौक 72, मतलब 7.2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7.2। तो देखिए यहाँ से जो आपका कक्षा का औसत स्कोर निकल के आएगा वो कितना आएगा 69.2 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यदि इसको अपन एलिगेशन से करेंगे तो उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजक को सरल करें। देखिए क्या है 3/a + 3a इंटू 9/a² माइनस 9, ये ए है। ठीक है, 9/a² माइनस 9 + 3a का स्क्वायर। यदि a बराबर 1 है, या तो देखो आप सब जगह a की वैल्यू 1 रख के कर लो। ठीक है, उससे भी हो जाएगा। या आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूले पता है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि किसका फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला है 3/a का होल क्यूब प्लस 3a का होल क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, इसको खोलेंगे तो देखो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो देखिए इससे यही आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए इससे डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप ए की वैल्यू एक रख के भी इसको कर सकते हो, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू रखते हो तो देखो कितना आ जाएगा 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या करते हो, एक रखते हो तो देखो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा आंसर 54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू रख लेते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा कितना 54 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सलोनी की मासिक आय का विभिन्न मदों पर व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि सलोनी ने किराए पर अपनी आय का 30% खर्च किया है, भोजन पर 20%, शिक्षा पर 25%, बिल पर 20% और विविध पर 5% खर्च किया है। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, यदि सलोनी की मासिक आय 75,000 रुपए है तो वह किराए और शिक्षा पर कितना धन व्यय करती है। देखिए उसकी टोटल आय है वो कितनी है 75,000 है। ठीक है, तो किराए और शिक्षा पर वो कितना करती है 30, और ये कितना है 55% वो किस पे करती है किराए और शिक्षा पे। तो 75,000 का क्या निकाल लेंगे अपन 55% निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, फिर ये पहले 5 से इंटू करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा 25, 7 5 35 37। ठीक है, अब इसको 11 से इंटू कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो आपका 41,250 रुपए वो किस पे करते हैं किराए और शिक्षा पे खर्च कर देती है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को एक जैसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए मैंने कल भी बताया था आपसे, जब भी एक आकृति से आप दूसरी आकृति बनाते हैं, किसी बड़ी आकृति से आप छोटी आकृति बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो छोटी आकृति है उसकी भुजा निकालते हैं, और उसकी भुजा निकालने का मैंने आपको क्या बताया था कि भुजा निकालने के लिए क्या करोगे आप एचसीएफ लोगे। तो 50, 150 और 175 का एचसीएफ क्या आएगा, देखिए एचसीएफ क्या होगा, मतलब 50, 150 और 175 का एचसीएफ हो जाएगा इसका 25। ठीक है, 25 से बड़ी संख्या है जिसका तीनों में भाग जा रहा है। ठीक है, इससे बड़ी संख्या का 25 से बड़ी संख्या यदि आप 50 लेते हो तो देखो इन दोनों में चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो 25 से वो बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए अब उसके बाद में क्या करते हैं, जो बड़ा जो घनाभ है उसका जो आयतन होगा वो छोटे जो घन बने हैं उनके आयतन के बराबर होगा। उतनी जो घनाभ है उससे ही तो घन बने, तो दोनों का क्या होगा आयतन समान होगा। तो मैंने मान लिया कि जो घन है वो कितने हैं n घन है। ठीक है, n इंटू घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है a क्यूब। ठीक है, मतलब 25 का क्यूब, इसका इनका n घनों का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा इस घनाभ के आयतन के बराबर। घनाभ का आयतन मतलब 50 इंटू 150 इंटू 175, l इंटू बी इंटू एच होता है वो घनाभ का आयतन। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कर लेंगे अपन, इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 25 इंटू 25 लिख लिया मैंने। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 25 से काटेंगे 2 बार, 25 से काटेंगे 6 बार, 25 से काटेंगे इसको 7 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 6 42 और 42 गुना 84 टोटल घन बन जाएंगे। ठीक है, इजी था, कल भी था, कल के सेट में था ऐसा क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यदि p sin a माइनस cos a बराबर 1 है तो p स्क्वायर माइनस 1 प्लस p स्क्वायर इंटू cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सिंपली आप क्या कर लो, एक ही कोई भी मतलब a आपका कोण है, इसका कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो जिसका मान अपन को sin और cos a का पता हो। देखिए इसमें जीरो तो पुट नहीं करेंगे अपन क्योंकि इसको जीरो करते हैं यहाँ पे p जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई वैल्यू अपन को p की मिलेगी नहीं यहाँ से। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं a को अपन 90 पुट कर लेते हैं, a बराबर 90। तो देखिए साइन 90 कितना होता है 1 होता है, p हो जाएगा ये p बच जाएगा। ठीक है, माइनस कोस 90 0 होता है तो p की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है। ठीक है, p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो देखिए यहाँ पे p की वैल्यू 1 रख लेते हैं, कोस की वैल्यू क्या रख लेते हैं 90 रख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पे cos 90 क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका 1 ही आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सिंपली आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो एक ही, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन सरल कीजिए, एक बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन था। देखिए उसको पहले सोल्व करते हैं। 5 चौक 20 और 4 24/5 हो जाएगा, इंटू 3/8 है, ठीक है। प्लस पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं अपन। 3 दूना 6 और 1 7/2, ये 2/3 इंटू 4/5। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे 8 3 24, तो ये तो कितना बन जाएगा 9/5। ये कितना एलसीएम लेंगे इसका 6 आ जाएगा 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू 4/5, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 2 और 3, मतलब 9/5 और 10/3, 9 3 27 और 10 5 50, नीचे कितना आ जाएगा 15। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 77/15, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिद्धि अपने स्कूटर को ₹31,902 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, मतलब विक्रय मूल्य इसका 6 है तो वो लाभ कितना ले रही है 1। देखिए यहाँ पे अपन को परसेंटेज में लाभ पूछा है, तो इन पैसों से अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो एसपी और प्रॉफिट का जो रेशियो 6 बना रहा है, तो सीपी क्या आ जाएगा यहाँ पे रेशियो में 5 आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंट, लाभ कितने का 1/सीपी, सीपी कितने का है 5 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए 5 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, कितने का लाभ होगा उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो ये आपको जो डेटा दे रखा है रुपए में, आपको जो वैल्यू दे रखी है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए आगे, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 4.8 किलोमीटर पर घंटा है, तो नाव की धारा की दिशा में 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय, घंटे में आपको बताना है कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले इसने दिया क्या है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा मैंने मान लिया, देखो नाव की चाल आपकी क्या है, इसने धारा की चाल दे रखी है कितनी 4.8 किलोमीटर, मैंने मान लिया कि नाव की जो चाल है वो क्या है x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन को ये जो समय निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, नाव की चाल पता होना चाहिए। तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे अपन, देखो धारा की विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर जाने में, विपरीत दिशा में क्या होता है, नाव और धारा की चाल का अंतर लेते हैं, जो सापेक्ष चाल होती है वो क्या जाती है, दोनों का अंतर धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो दोनों का अंतर, नाव की चाल ज्यादा रहेगी धारा की चाल कम रहेगी, तो x माइनस 4.8 किलोमीटर पर घंटा है, ये मैंने लिख लिया। तो दूरी को 4 इंटू समय, कितना समय लग रहा है 6 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है 6 नाम 54 आ रहा है, x की वैल्यू पर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 13.8 आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा। नाव की जो चाल आ रही है वो कितनी आ रही है 13.8 किलोमीटर पर घंटा आ रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में जो चाल होती है ना, वो धारा और नाव दोनों की चाल क्या हो जाती है आपकी जुड़ जाती है। तो धारा की दिशा में 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी कितनी है 279 किलोमीटर, और नीचे क्या आ जाएगी जो सापेक्ष चाल आएगी दोनों का योग आ जाएगा। 13.8 क्या है नाव की चाल है और 4.8 क्या है धारा की चाल है, तो 13.8 प्लस 4.8 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। 279 बाई 8 8 16, हाथ में चला जाएगा 1 8 और 1, ठीक है, इतना आ गया। देखिए पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 0 लग जाएगा, ठीक है। देखिए 2 से काट ले, 2 नाम 18, 2 3 6 और 2 5 10। देखिए इसको 3 से इंटू करते हैं तो ये आएगा, मतलब 93 को 3 से इंटू करते हैं तो कितना आता है 279 आता है,
तो कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, जो टाइम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 15 घंटे का समय लग जाएगा उसको। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका एक डीआई से क्वेश्चन आया था। 5 वर्षों में 5 कंपनियों के माल के कुल आयात लाख में के दिए गए तालिका में विचार करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दे। देखिए आपको एक सारणी दी गई थी। ठीक है, उसमें 2012 से 2016 तक 5 कंपनी आर, एस, टी, यू और वी ने जो आयात किया है वो लाख में दे रखा है। ठीक है, जैसे 60 लाख, 40 लाख ऐसे आपको दे रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था इसने, यदि वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल निर्यात 300 लाख रुपए है तो वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इसने दे रखा है कि लाभ कब होगा, यदि निर्यात आपका ज्यादा रहता है और आयात आपका कम रहता है तो क्या होगा, लाभ होगा। और हानि कब होगी आपको, यदि आप आयात ज्यादा करते हो, निर्यात कम करते हो तो क्या होगी, हानि होगी। देखिए इसने निर्यात तो दे रखा है अपन को कितना, 300 लाख रुपए। ठीक है, अपन को आयात पता करना है 2013 का सभी कंपनियों का, तो वो देख लेते हैं अपन। देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये 5 और 10 17 और 6 23 और 3 26, कितना आ जाएगा आपका, 265 लाख का उसने क्या किया है, आयात किया है। देखिए 265 लाख का तो आयात किया और 300 लाख का निर्यात किया है, तो लाभ हो गया, हानि होगा, लाभ होगा। और कितने का लाभ होगा ये अपन पता कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा आपका, 35 लाख। 35 लाख का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 35। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा, 35 लाख का लाभ हो जाएगा उसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण हाफ ऑफ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 120 डिग्री है तो कोण ए का 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये वाला दे रखा था, आपको जो कोण ए है उसका 1/4 का मान पूछा था। तो देखिए एक इक्वेशन तो योग एक अपना अपन को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देती हूँ, तो कोण ए में से आधा कोण ए जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाफ कोण ए बच जाएगा। यहाँ पे ये बी में से माइनस करेंगे सी तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो कोण ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अपन को पूछा है कोण ए का 1/4, मतलब इसमें 4 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन 13 नंबर, एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेले तीसरा पाइप इसे भर सकता है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी भर सकता है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भरता है। तो पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय घंटे में बताना है आपको, कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करने में मतलब टंकी को जो भरते हैं जितना टाइम देता है, अकेला तीसरा पाइप उतनी ही अवधि में भर देता है। ठीक है भाई, पहले मैंने मान लिया 3 पाइप ए बी सी है, तो ए और बी टंकी को भरने में जितना टाइम ले रहे हैं दोनों मिलके उतना ही टाइम कौन ले रहा है, अकेला कौन, सी ले रहा है। तो देखिए टाइम का रेशियो इनका क्या आ गया, 1:1 आ जाएगा। तो यहाँ से इनकी कैपेसिटी का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1:1 ही आ जाएगा। भाई टाइम का उल्टा ही क्या हो जाता है, आपका कैपेसिटी का रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे अपन को क्वेश्चन को समझना है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी भर सकता है। देखिए यदि मान लिया कि दूसरा जो आपका पाइप है वो टंकी को भरने में 6 घंटे ले रहा है, वो टंकी को भरने में 6 घंटे ले रहा है, तो दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी भर सकता है। मतलब पहला पाइप आपका 6 घंटे ले रहा है, तो देखिए दूसरा पाइप क्या कर रहा है, 5 घंटे जल्दी भर देता है, मतलब 1 घंटे में भर देगा। यही तो होता है ना कि यदि दूसरा आपका पहला पाइप 6 घंटे ले रहा है टंकी को भरने में, तो पहला पाइप वो दूसरा पाइप क्या कर रहा है, उससे 5 घंटे कम ले रहा है, मतलब 5 घंटे जल्दी भर देता है, मतलब 5 घंटे कम लेगा उससे।
तो कितने में, 1 घंटे में भर देगा कौन सा, दूसरा पाइप, ठीक है। किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे बढ़ता है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे बढ़ता है। तो देखिए मैं इस इक्वेशन को कैसे करूंगी, देखिए मैं मान लेती हूँ कि जो तीसरा पाइप है वो कितने घंटे में, x घंटे में टंकी को भर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरा पाइप क्या करता है, तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भरता है। यदि C x घंटे ले रहा है तो B क्या कर रहा है, 4 घंटे धीमे भर रहा है। मतलब इस टैंक को भरने में जो B टाइम लेगा वो कितने घंटे का लेगा, x प्लस 4 घंटे का समय ले लेगा, ठीक है। और देखिए ये वाली लाइन थी यहाँ पे, दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 4 घंटे जल्दी भर सकता है। मतलब पहला पाइप है वो दूसरे पाइप से क्या कर रहा है, 5 घंटे अधिक समय ले रहा है, ठीक है। तो दूसरा पाइप यदि आपका x प्लस 4 घंटे ले रहा है तो तीसरा पाइप क्या, इससे 5 घंटे और अधिक लेगा, तो कितने, x प्लस 9 घंटे अधिक ले लेगा कौन सा, पहला पाइप, ठीक है। देखो जैसा इस क्वेश्चन ने बोला था वैसा किया है मैंने, मान लिया कि किंतु इसने बोला तीसरा पाइप की तुलना में कौन सा, दूसरा पाइप तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे बढ़ता है, मतलब 4 घंटे ज्यादा लेगा वो। सी यदि x घंटे लेता है तो B x प्लस 4 ले लेगा। और जो A है पहला पाइप है वो क्या कर रहा है, दूसरे पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी भर सकता है, ठीक है। पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी भर सकता है, ठीक है। मतलब ए क्या कर रहा है, उससे बी से 5 घंटे अधिक ले रहा है, भाई बी आपका ज्यादा जल्दी भर रहा है, इसका मतलब ए धीमे भर रहा है, तो ए कितने ले लेगा, 5 घंटे और लेगा, जितना बी ले रहा है उससे 5 घंटे और ले लेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक्स जो वो सी बराबर ए प्लस बी के है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा होता है कि जब आपका ये दे रखा है कि जो सी अकेला आपका क्या कर रहा है, इन दोनों की एफिशिएंसी के बराबर है, तो उस केस में जो सी का अपन टाइम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ये अपन चैप्टर में भी करते हैं, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, भाई ये ए कितने घंटे ज्यादा ले रहा है एक्स से, उस मतलब यहाँ से कितने घंटे ज्यादा ले रहा है 9, और ये बी कितना ले रहा है 4, इन दोनों को इंटू करके क्या कर देते हैं, इनका रूट ले लेते हैं, 9 चौक 36, 36 का कितना आ जाएगा 6। मतलब पाइप जो सी है वो कितने घंटे ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है, ठीक है। आपको पूछा है पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पहला पाइप देखो 9 घंटे और ले लेगा, तो 9 और 6 कितने, 15 घंटे में कौन भर देगा, पाइप ए टंकी को भर देगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, और ये लॉजिक आपको चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो आपने ये पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को इजीली आप करके आ सकते थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, नमन किसी दुकान से रुपए 720 में कुछ सेब खरीदता है, वह कीमत पर मोल भाव करता है और दुकानदार कीमत के प्रति सेब ₹2 की कमी कर देता है। इसके कारण नमन पहले से 4 सेब अधिक खरीद लेता है, उसने पहले कितने सेब खरीदे थे। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो आप 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो इसमें आपको x मानना पड़ेगा, पहले आपको एक सेब की कीमत क्या माननी पड़ेगी, x माननी पड़ेगी, और x मान के इस क्वेश्चन को करेंगे अपन। यदि आप x नहीं मानते हो तो आपको ऑप्शन उठा के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए सबसे पहले अपन ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर सेकंड मेथड भी करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं मानती हूँ कि 720 रुपए में मैंने मान लिया कि कितने 40 सेब खरीदे, ठीक है। क्या बोल रहा है, कितने सेब खरीदे थे पहले, भाई 720 रुपए थे, उसने पहले 40 सेब खरीदे, 720, ठीक है। तो देखिए उसने कितने रुपए में खरीदे थे, ये अपन पता कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4×32, 18 रुपए में खरीदे थे। पहले एक सेब की कीमत क्या थी, 18 थी, बाद में जब मोल भाव हुआ तो उसने क्या कर दिया, 2 रुपए कम कर दिए, तो अब कितना 16। अब देखो कि वो क्या कर रहा है, 4 से वह खरीद पा रहा है, मतलब अब देखो कि 72 में आप किसका 16 का भाग देते हो, तो पहले 18 खरीद रहा था, तो अब कितनी, पहले क्या था, एक सेब की जो कीमत आ रही है वो कितनी आ रही है 18, पहले यदि 40 खरीद रहा था तो अब 4 कम खरीदेगा, मतलब 36 खरीदना चाहिए। तो देखिए इसमें भाग जाता है क्या, 16×4 64, और ये कितना बच जाएगा आपका 16×5 45 सेब खरीद पा रहा है, मतलब 4 अधिक है तो 5 अधिक होगी, 5 अधिक खरीद पा रहा है,
ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद में देखिए 720 में अपन 44 का भाग देते हैं, तो 44 का भाग ही नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, तो अपन ऑप्शन बी नहीं लेते, ऑप्शन सी देखो। 720 में मान लिया कि कितने 48 सेब खरीद के ला रहा है, तो देखिए एक सेब का अपने पास में क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा 12 चौक 48, 12 6 72, और इसको 4 से काटोगे तो कितना 15। मतलब पहले कितना आ रहा था 720 में 15 रुपए के भाव से मतलब सेब मिल रहे थे, एक सेब का मूल्य कितना आ रहा था 15 आ रहा था। अब क्या कर दिया उसने 15 2 रुपए कम कर दिया, मतलब 13 कर दिया। तो देखिए 720 में आपका 13 का भाग जाता ही नहीं है, तो इसको भी चेक नहीं करेंगे अपन। ऑप्शन नंबर डी बचा आपका। वैसे तो आप ऑप्शन नंबर डी करके आ सकते हो, लेकिन देखिए चेक करते हैं अपन। 720 में पहले केस में उसने 36 सेब खरीदे, तो देखिए कितने सेब, एक सेब की जो कीमत आएगी कितना आ जाएगी, ये 36 दूना 72, तो 20। एक सेब आ रही है वो कितने की आ रही है, 20 रुपए की आ रही है। ठीक है, उसने 2 रुपए कम कर दिए तो कितने 18। अब देखो 720 में आप कितने सेब खरीद के ला सकते हो, 18 4 72, तो देखिए 36 से 40 कितने सेब खरीदे, 4 सेब अधिक आ रहे हैं ना, तो कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका ऑप्शन से। इसके अलावा देखिए अपन इसको यदि वैसे करते हैं, मेथड से करते हैं, तो देखिए क्या मेथड लगाएंगे। मैंने मान लिया कि शुरू में वो कितनी सेब खरीद रहा है, एक्स सेब खरीद रहा है, कितने में 720 में। तो देखिए कितने सेब खरीद रहा है, सॉरी, मैं मानती हूँ कि शुरू में एक सेब की जो कीमत थी वो कितनी थी, एक्स थी। तो देखिए शुरू में वो कितने सेब खरीद रहा है 720 में, अपन एक्स का भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, पहले उसके एक सेब की कीमत आई एक्स रुपए थी, उसके बाद में उसने क्या किया, मोल भाव किया और क्या कर दिया, एक सेब की कीमत को 2 रुपए कम कर दिया। मतलब पहले एक्स रुपए में खरीद रहा था एक सेब, तो अब कितने में, एक्स माइनस 2 में खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, उसको 4 सेब अधिक मिलेगी। अब कितने में खरीदेगा, एक्स माइनस 2 में। मतलब यहाँ पे जो सेब खरीद रहा है और यहाँ पे जो सेब खरीद रहा है उनका अंतर कितना है, 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे, या तो एक्स की वैल्यू नहीं, आप यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप उस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा और उसके बाद में होगा। देखिए करते हैं अपन इसको एक बार, तो 4 से यदि काटते हैं तो कितनी बार कट जाएगा, 180 बार। तो 180 कॉमन ले लेते हैं और इधर देखो x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर x, अच्छा सॉरी ये जाएगा x, ये माइनस x, और ये प्लस का 2 बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, 360 आ जाएगा इधर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। तो इक्वेशन क्या बन गई अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 360। या तो आप क्या करो, ऑप्शन उठा के x की वैल्यू यहां से रख दो, ऑप्शन से रख दो यहीं पे। ठीक है, या फिर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे। ठीक है, तो देखिए मैं क्या लेती हूँ, कौन से ऐसे दो संख्याएं हैं जिनको इंटू करने पे 360 है और उनको जोड़ने पे क्या है, 2 है। देखो आपको यदि बड़ी संख्याओं का नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं पर इसको, देखिए इसको क्या लिख सकते हो, इंटू 4, फिर 45 इंटू 8। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर इसको 9 इंटू 5 इंटू 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और 8 को भी अपन क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए अपन को दो संख्या ऐसे लेनी है जिनको यदि इंटू करते हैं तो कितना है, 360 है, और यदि उनको मतलब घटाते हैं तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखिए क्या लेते हैं अपन, 9 दूना 18, 2 36 और 5 दूना 10, ये तो नहीं होगा, 10 दूना 20 और 9 दूना 18। अच्छा क्या ले लेते हैं अपन, 9 दूना 18 और 5 दूना 10, 10 दूना 20। देखिए इन दोनों को यदि इंटू करते हो तो 360 आएगा, और इन दोनों को यदि माइनस करते हो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या लेंगे अपन, दो संख्या है 18 और 20, मतलब इसको लिख सकते हैं 20x प्लस 18x माइनस 360। तो देखिए x इंटू एक्स माइनस 20 हो जाएगा ये। तो यहाँ से अपन 18 को मिल लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 20। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू कितना आ रहा है, 20, और एक आएगा माइनस 18, माइनस 18 आपका हो नहीं सकता। ठीक है, तो अपन को पूछा क्या है कि शुरू में वो कितने सेब खरीद रहा था, तो शुरू में कितने सेब खरीद रहा था, अपन 720 में क्या कर लेंगे,
20 का भाग लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 36 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे भी कर लोगे आप। तो इससे तो देखो एक बड़ा मेथड हो गया आपका। तो इससे नहीं करना इस क्वेश्चन को, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने आपको। इस क्वेश्चन को किससे करोगे, इससे करोगे। ठीक है, कौन सा मतलब आप ऑप्शन रखे करोगे। ठीक है, तो उससे इजी हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए आय क्या होता है आपका, आय होती है आपकी व्यय इंटू बचत। ठीक है, यही होता है ना, खर्च व्यय प्लस बचत हो जाएगा, खर्च प्लस बचत आपका क्या हो जाएगा, आय होती है। देखिए क्या बोल रहा है, अपनी आय का 2/3 बचाती है। यदि आय उसके 3 है तो 2 क्या करती है, वो वे करती है, और बचाती कितना है, 1 बचाती है। ठीक है, मैं इन सबको क्या कर लू, 2 2 जीरो लगा लू दोनों सबके। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, अपनी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब देखिए अपनी आय में 18% की वृद्धि करती है, मतलब 300 में आप 18% की वृद्धि करोगे तो 18 से 54 कितना हो जाएगा, 54 की वृद्धि करोगे तो 354 हो जाएगा ये। ठीक है, और 200 में आप 24 की वृद्धि करते हो तो कितने की, 48 की वृद्धि कर रहे हो, मतलब ये हो जाएगा 248। अब देखिए अब इसकी इनकम 354 है, उसमें से 248 क्या कर रहा है ये, आपका खर्च कर रहा है, तो बचत क्या आ जाएगी आपकी, देखिए यहां से कर लेंगे अपन, ये आ जाएगा 0 और 1। ठीक है, तो देखिए कितने परसेंट बचत में वृद्धि कितने की हो रही है, 6 की तो हो रही है। 100 में से यदि 6 की हो रही है तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 6% की बचत में वृद्धि हो रही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि x प्लस 1/9x 3 है तो 9x² प्लस 1/9x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो भाई यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब a² प्लस 1/a²। यहाँ पे a प्लस 1/a होगा तभी तो a² प्लस 1/a² निकाल सकते हैं। अब देखिए a है क्या, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x नहीं है लेकिन, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 3x नहीं है, यहाँ पे 9x है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं अपन, 3x से बना सकते हैं। यदि पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, 3 से इंटू कर दूं, मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू किया तो देखो ये 3x। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा और इन 9 को 3 बार काट देगा तो नीचे भी 3x, और इधर भी क्या कर देते हैं अपन, 3x कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए मैंने अलजेब्रा में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि यदि ax प्लस 1/, अच्छा इसमें तो देखो b नहीं है ना, सेम ही है, सेम ही है, तो आप क्या करोगे इसमें, इसमें क्या कर लेते हैं, तो क्या x प्लस 1/x 9 है, तो आपको निकालना क्या है, x² प्लस 1/x²। वो क्या बताया था मैंने, x प्लस 1/x क्या है, n है, तो x² प्लस 1/x² कैसे बताया था मैंने, n² माइनस 2 बताया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम है ना, तो आपको कोई a b नहीं लेना, यहाँ पे देखो 9 है n की वैल्यू, तो n² माइनस 2, 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 79। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं एडी और बीई बिंदु जी पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि एडी बराबर 12 सेंटीमीटर और बीई बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो ए बी की लंबाई कितनी होगी। देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एडी और बीई क्या है, दो माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं क्या होती है, जो किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे जब अपन लाइन खींचते हैं तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा, ऐसे ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या करती है, 90 पे काट रही है एक दूसरे को। ठीक है, ये कोण क्या हो जाएंगे आपके, 90 हो जाएंगे। अब इसने दिया क्या है, इसने दिया है किसकी, एडी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए डी, ये डी है और ये क्या है, ई है। ए डी बराबर, इस पूरे ए डी की लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और बीई कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर दे रखा है। और अपन को पूछा क्या है इसने, ए बी की लंबाई, ये वाली ए बी की लंबाई पूछी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो
भाई ये क्या है, इसका केंद्रक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो केंद्रक होता है ना वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। मतलब जिस वर्टेक्स से अपन खींच रहे हैं ना वहां पे 2 अनुपात, ये वाला भाग कितना होगा 1। ऐसे ही इस वर्टेक्स से खींचे तो ये भाग 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर देगा। मतलब ये भाग 2 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये नियम आपको पता है। तो देखिए यदि पूरा आपका कितना है 12 है और आपको पता करना है कौन सा, अपन पता कर लेते एजी। तो एजी कितना हो जाएगा, देखिए 12 यदि टोटल है मतलब 3 की वैल्यू तो 2 की वैल्यू पता कर लेते। 3 चौक 12 कितना हो जाएगा 8। ये कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे ये वाली पता करते हैं तो देखो 9 वैल्यू है 3 की, अपन 2 की वैल्यू पता करते हैं तो कितना हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये देखो 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री है और आपको ट्रिपलेट पता है क्या 6, 8 और 10 का, तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो 6, 8 और 10। भाई ये वाला कोण 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया। ये दो भुजा है मतलब ये लंब और आधार दोनों हो गए। तो तीसरी भुजा आपकी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यही तो है ना ए बी। ए बी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से, यदि आपको माध्यिकाओं की थोड़ी बहुत कंसेप्ट पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन 18 नंबर। स्टार को उस लघुत्तम अंक से प्रतिस्थापित कीजिए जिससे 7 2 3 स्टार 5 6 स्टार संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। देखिए एक संख्या है आपके पास में 7 2 3 फिर स्टार 5 6 फिर स्टार। ठीक है, आपको क्या करना है स्टार की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। देखो 6 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो 2 का नियम तो क्या होता है आपका, यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए आपका मतलब कोई सम संख्या आनी चाहिए। भाई 6 का नियम क्या हो जाएगा, जो 2 और 3 दोनों से कटती है वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो 2 का नियम तो अपन को पता है कि लास्ट में 0 या मतलब कोई भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और 3 का नियम क्या होता है, डिजिटल सम जो संख्याओं का जो योग होता है ना, डिजिट्स का जो योग वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो ही क्या होगा आपका 6 से विभाजित, 6 से विभाजित होगी। तो देखिए क्या करना है स्टार की वैल्यू देखो 1 रख सकते हो क्या आप, यहाँ पे 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 रखते ही तो ये क्या हो जाएगी विषम संख्या, और विषम संख्या आपकी 2 से कटती नहीं है तो 6 से भी नहीं कटेगी। तो 1 नहीं ले सकते आप, ऐसे ही 3 भी नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए लघुत्तम लेनी है तो पहले 2 लेके देखते हैं अपन। यहाँ पे मैं 2 रखती हूँ और यहाँ पे 2 रखती हूँ तो देखिए 2 का नियम तो लग गया है, लेकिन अपन को 3 का नियम बताना है। तो देखिए 3 7 और 2 9, 6 5 और 2 7 8 9, मतलब हो गया ना ये 5 और 2 7 और 8 9, पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी। भैया तो आप क्या कर लो 3 3 का जोड़ा बना के काट लो आप। जैसे ये 3 और ये 7 और 2 9 और ये 3 का मल्टीपल है तो ये भी कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 6 आपका 3 से मल्टीपल है तो ये भी कट जाएगा। तो देखो 5 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 9 भी आपको कटता है। तो मतलब पूरा पूरा एक 3 से भी कटेगा। तो कौन सी लघुत्तम संख्या लेनी है आपको, बी लेना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ दी गई तालिका 2 एथलीटों एक्स और वाई द्वारा एक ही दिशा में तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शाती है। ठीक है, देखिए ये क्या दे रखा है आपको कि एक्स और वाई 2 एथलीट है, वो फर्स्ट आवर में 25 मतलब एक्स 25 किलोमीटर भागता है तो वाई 30 किलोमीटर। ऐसे सेकेंड आवर में जो एक्स है वो 35 और वाई 45। ऐसे आपको 6 घंटे का दे रखा है कि दोनों कितना भागते हैं कितना किलोमीटर जाते हैं। ये डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दे रखी है। आपको पूछा क्या था, पहले 5 घंटे के दौरान वाई की औसत चाल किलोमीटर पर घंटे में कितनी है। देखिए सबसे पहले तो औसत चाल क्या होती है आपकी, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। देखो वाई का पूछा और पहले 5 घंटे मतलब 6 घंटे का नहीं लेना, पहले 5 घंटे में देखो कितनी दूरी जाता है, ये 50 90 और 120 165 जाता है। ठीक है, कुल दूरी कितनी जा रहा है 165 किलोमीटर कितने घंटे में 5 में। तो औसत चाल क्या हो जाएगी आपकी 5 3 15 5 3 15 33 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी इसकी औसत चाल आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपको। ठीक है,
भूले बच्चों का जमाना नहीं है आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक त्रिभुज एल एम एन में कोण एल 118 और एल एम बराबर है एल एन, तो कोण एन का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक त्रिभुज है आपका एल एम एन, कोण एन आपको 118 दे रखा है, ये एल एम और एल एन बराबर दे रखे हैं। तो देखिए ये 118 है, तो ये कोण कितने बच जाएगी, 62। ठीक है, ये दोनों कोणों का योग कितना बच जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये क्या बच जाएगा, इन दोनों कोणों का योग कितना बच जाएगा, 62। और जब ये दोनों सेम है तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो इसका आधा क्या हो जाएगा, कोण कौन सा पूछा है, इसने एन पूछा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा आपका 31 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे आगे वाला क्वेश्चन 21, सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्वेश्चन नंबर 21, सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपए 1,41,545 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए रुपए 25,490 चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, रुपए में आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसके में देखो कैसे करेंगे। एक साल में क्या करता है, देखो पहले अपन 11% की दर से वो ब्याज दे रहा है, तो सबसे पहले अपन पहले साल का ब्याज पता कर लेंगे कि एक साल में उसने 1,41,545 पर कितना ब्याज दिया है। देखिए 1 लाख मतलब मूलधन कितना आपका, 1,41,545, इस पर 11% की दर से वो कितना ब्याज दे रहा है, ये अपन पता कर लेते हैं। तो देखिए ये पता करने के लिए 11 का मल्टीपल वाला इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 5 4 9 5 4 9 6 5 5 1, और इसमें 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो देखिए इसको 1,41,545 पर 11% की दर से कितना ब्याज मिला, पहले साल में 15,569.95 मिला है। ठीक है, उसके बाद में देखिए उसने क्या किया है, मूल राशि की वापसी के लिए मतलब एक वर्ष के दौरान, एक प्रथम वर्ष के बाद में क्या करता है, 25,490 रुपए दे देता है, 25,490 रुपए दे देता है। देखिए टोटल उसका मूलधन कितना था, इतना, मतलब उसने लिया कितना था, इतना लिया था टोटल धन, उसमें से पहले साल के बाद में इतने रुपए वापस दे दिए। तो देखिए अब जो दूसरे साल पे जो ब्याज देगा वो कितने रुपए का देगा, भाई सिंपल इंटरेस्ट है तो इससे तो कोई ब्याज नहीं देगा। सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, तो ये तो जितने हैं उतने ही देगा। ठीक है, अब वो दूसरे वर्ष के लिए कितने रुपए पे ब्याज देगा, तो क्या करेंगे अपन, इतने रुपए वापस दे दिए उसने एक साल के बाद में, तो बच गए कितने, इसमें से माइनस कर लेते 490। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 0 वो 5, 14 में से 9 जाएगा तो 5 0 6 और 1, आगे को 3 1, कितना आ जाएगा, 1,16,055 पे क्या करेगा वो, दूसरे वर्ष में कितने रुपए पे ब्याज देगा, 1,16,055 रुपए पे ही देगा। क्यों, क्योंकि उसने पहले वर्ष के बाद में 25,490 रुपए वापस दे दिए, तो अब दूसरे वर्ष में वो देखो कितना ब्याज देगा, इंटू कर लेंगे, 11% की दर से दे रहा है, तो दूसरे वर्ष में उसका ऐसा ही कितना हो जाएगा, देखो इंटू करते हैं इसको 5, इसमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। दूसरे वर्ष के दौरान उसने कितना ब्याज दिया है, 12,766.05 दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, पूछा क्या है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। भाई 2 वर्ष के बाद में क्या करता है, वो सारा जितने भी पैसे लिए थे उसने और जो ब्याज है वो सारा दिया है उसने, तो टोटल कितने रुपए देगा, भाई पहले वर्ष का ब्याज ये भी देगा, दूसरे वर्ष का ब्याज ये भी देगा, और जो राशि देखो इतनी तो उसने वापस कर दी थी, लेकिन ये वाली राशि तो वापस देगा ना वो। तो देखो इसको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे अपन, ये कितना है, एक, सॉरी ठीक है, इनको जब जोड़ते हैं तो देखो ये 5 5 10, ये तो 0 बन जाएगा आपका पॉइंट के बाद में, तो ठीक है,
ये हो जाएगा आपका 16 और 5 21। वैसे तो देखो यूनिट डिजिट आपके एक ही जगह आ रहे हैं एक, ठीक है, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी जोड़ के देख लेते हैं अपन। देख कितना आ जाएगा, 21 हासिल में 2 चला जाएगा, 6 6 12 19 हासिल में 1 चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 8 और 8 और 5 13 हासिल में 1 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 9 और 5 14 हासिल में फिर से 1 चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 और 1, ये आ जाएगा 1,44,391 रुपए वो वापस करेगा दूसरे वर्ष की समाप्ति पे, ठीक है। तो देखिए इजी क्वेश्चन था, उसने जो रेट है ना 11% दिए, इससे आपके क्या हो गया कैलकुलेशन में थोड़ी इजी हो गई, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था आपका सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या था, साइन 74 प्लस टेन 76 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करें। देखिए आपको इसमें क्या बताना है कि आपको साइन 76 को अपन ऐसा मतलब क्या लिखे कि उसकी वैल्यू मतलब जो कोण लिखे वो तो क्या है 0 से 45 डिग्री के बीच में है, लेकिन साइन 76 और जो अपन इसको बदल सकते हैं उसका मान क्या रहे सेम रहे। देखिए कैसे, साइन 76 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 76 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 16 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कोस थीटा, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं कोस थीटा, थीटा कितना है 16 डिग्री, मतलब साइन 76 को क्या लिख दिया मैंने कोस 16, साइन 76 को कोस 16 डिग्री लिख सकती हूँ। ऐसे टेन 76 को क्या लिख सकते हैं अपन इसकी तरह, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोट 16 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन को साइन को क्या लिख देंगे कोस 16 और टेन को क्या लिख देंगे कोट 16 लिख देंगे, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 23, यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है, हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि 6,800 है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक पंखा खरीदता है तो उसपे कितने की 8% की छूट मिलती है, लेकिन उसने क्या किया 3 पंखे खरीदे हैं, पहले पंखे पे 6% छूट, दूसरे पे 10% छूट और तीसरे पे 12% की छूट मिलती है। यदि राम तीनों के कितने राशि का भुगतान करता है, मतलब तीनों को कितना रुपए दे के आया 6,800, तो आपको बताना प्रत्येक जो पंखा उसका अंकित मूल्य। देखिए सबका अंकित मूल्य क्या है समान है, मैंने मान लिया कि जो अंकित मूल्य है वो कितना आपका 100 है, ठीक है। अब पहले पंखे पे कितने परसेंट की 6% की छूट मिल रही है, तो बताओ पहले पंखा को कितने का भुगतान करेगा, पहले पंखे के लिए 94 का, 100 का, 100 में से 6% की छूट दे रहा है तो 94 में बेचेगा उसको। सेकंड पे 10% की छूट दे रहा है तो मतलब 90 रुपए का भुगतान करेगा, और थर्ड पंखे पे 12% की छूट मिल रही है तो कितने रुपए का भुगतान करेगा 88 का भुगतान करेगा। तो देखिए तीनों पंखों के लिए उसने भुगतान कितना किया है 8 और 4 12 हासिल में 1 चला जाएगा और 9 3 27 272 रुपए का भुगतान, रुपए नहीं है 272 का भुगतान किया है, 100 अपन ने माना है, ठीक है। लेकिन उसने एक्चुअल में भुगतान किया कितने का है 6,800 का, तो 6,800 किसकी वैल्यू है 272 की है, ठीक है। इनटू कर देंगे प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य, प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य कितना है 100 है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 4 से काटेंगे अपन, ये 68 बार कट जाएगा, ठीक है, मतलब इसको 68 इंटू 4 लिख लेंगे, तो देखिए 68 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा ये 100 बार, और फिर 4 से काट लेते कितनी बार कट जाएगा 25 बार, तो कितना आ जाएगा 2500 रुपए प्रत्येक पंखे का क्या आ जाएगा अंकित मूल्य आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 1.21 और 0.09 के मध्यानुपाती तथा 0.16 और 0.36 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। देखिए 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती कितना आ जाएगा, मध्यानुपाती होता क्या है, दो संख्या दे रखी है तो दोनों को इंटू करके उनका रूट ले लो, वही क्या होता है इनका मध्यानुपाती होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा 1.21 इंटू 0.09, तो देखिए इसका मध्यानुपाती निकालते हैं तो मैं यहाँ पे पॉइंट को हटा के नीचे 0 लगा दूं, 4 0 आ जाएंगे, तो 121 को बाहर निकालेंगे 11, यहाँ पे इसको बाहर निकालेंगे 3 और नीचे क्या आ जाएगा 100, और एक मध्यानुपाती क्या है आपका ये है दो संख्या है 0.16 और
36। तो इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो डायरेक्ट भी कर लो या फिर देखो इसको तरीके से कर लेते। तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये 6 और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो देखिए इनका अनुपात पूछा है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 11:8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिर्फ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई तालिका 4 वर्षों में 5 फर्मों द्वारा उत्पादित केलों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, देखिए ये वर्ष 2020 से 2023 तक 5 फर्म है, एल एम एन ओ और पी, ये केलों की संख्या का उत्पादन को दर्शा रही है। ठीक है, आपको बताना है वर्ष 2022 में फार्म एम द्वारा उत्पादित दर्जनों केलों और फार्म पी द्वारा उत्पादित दर्जनों केलों का संबंधित अनुपात क्या है। देखिए अनुपात पूछ रहा है तो दर्जन लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अनुपात लोगे तो दोनों तरफ दर्जन दर्जन आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, 2022 में फार्म एम द्वारा, 2022 में फार्म एम द्वारा कितने केले उत्पादित किए गए हैं, ये इतने हो जाएंगे। यदि आप किसमें दर्जन में चेंज करते हो तो नीचे 12 का भाग दे दोगे, लेकिन इधर भी देना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। और एक बताना है पी में कितने हैं, 16,404। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते, देखिए 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 3 12। इसको भी 4 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। फिर किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 7 21 और 3 एकम 3, 14 से इधर आ गया और इधर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 3 6 18 और 3 7 21। ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, अनुपात आ जाएगा कितना, 1471 अनुपात 1367। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो देखिए ये वाला अपन ने कर लिया है आपका कब, 11 सितंबर को जो पेपर हुआ था ना वो। ऐसे ही अपन आगे के भी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो हर क्लास को आपको देखना है और कंटिन्यू क्लासों को देखते हुए चलना है। तो ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो हर क्लास को देखना है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी दिख रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।